होता है 38 QC कंपटीशन में हरिद्वार के पावन धरती एवं देवभूमि से आई हुई दर्पण टीम आप सभी को हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। हेवेल्स इंडिया लिमिटेड होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 35 ब्रांचेज ऑफिस है। आइए हमारे यहाँ कुछ इस तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इसी स्लाइड में बोलना है कि हम हेवल्स के एचडीए प्लांट हरिद्वार से पीछे जहाँ पे हेवल्स मैन्युफैक्चरिंग होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। 38 QC कंपटीशन में हरिद्वार के पावन धरती एवं देवभूमि से आई हुई दर्पण टीम आप सभी को हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। हेवेल्स एक होम अप्लायंसेस कंपनी है, जिसके 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 35 ब्रांचेज ऑफिस है। हम हरिद्वार के एचडीए प्लांट से हैं। आइए हमारे यहाँ कुछ इस तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, रूम हीटर, केटल, एयर प्यूरिफायर, वेट एंड ड्राई ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, वाटर प्यूरिफायर एंड इंडक्शन कुक टॉप। आइए अब मैं अपने टूल रूम की टीम दर्पण से आप सभी को अवगत करवाता हूं। मैं टूल रूम सुपरवाइजर अमित तिवारी। मैं टूल रूम सुपरवाइजर शिवराम। मैं विनोद सिंह एसोसिएट मोल्डिंग क्वालिटी। मैं नितिन कुमार मोल्डिंग एसोसिएट। मैं टीम लीडर अजीत कुमार टूल रूम और हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर सौरभ शर्मा। आइए अब मैं अपने इस क्वालिटी सर्कल के कुछ डिटेल से आप सभी को अवगत करवाता हूं। हमारे ये एक सेकंड आइए अब मैं इस क्वालिटी सर्कल के कुछ डिटेल से आपको अवगत करवाता हूं। हमारा ये प्रोजेक्ट 1 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, जिसकी कंप्लीशन डेट 30 जून 2025 को थी। हम मीटिंग टूल रूम एरिया में ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन 11 से 11:30 के बीच किया करते थे। हमने टोटल नंबर ऑफ मीटिंग 38 किया, जिसमें हमारा अटेंडेंस 97% रहा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग किए, डाटा कलेक्ट किया, अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किए, फीडबैक कलेक्ट किया, सॉल्यूशन इफेक्टिवनेस चेक किया और बुक भी प्रिपेयर किए। हमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डैमिंग साइकिल के 12 स्टेप को फॉलो करते हुए पीडीसीए साइकिल के अप्रोच से एक एक्टिविटी चार्ट बनाया, जो इस प्रकार है। आइए शुरुआत करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से। आइए बढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम की तरफ। अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी छोटी बड़ी समस्याओं को एकत्रित किया, उसे A, B, C कैटेगरी में विभाजित किया, जिसमें A में 15, B में 21 और C में 4 समस्याएं आ रही थी। इसके बाद हमने B टाइप के 21 प्रॉब्लम को PQCDSM पर रेट किया, जिसमें अपने टीम के साथ मिलकर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी और मोरल पे मल्टी वोटिंग मेथड से रेट किया, जिसमें हमने पाया कि सबसे अधिक एस्थेटिक डिफेक्ट जो आ रहा था टॉप कवर रिगो में आ रहा था। आइए बढ़ते हैं डिफाइन द प्रॉब्लम की तरफ। आइए अब मैं आपको अपने मोल्डिंग शॉप के प्रोसेस फ्लो डायग्राम से अवगत कराता हूँ। हमारे यहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग शॉप है तथा रिगो का टॉप कवर अपने यहाँ पर इन हाउस बनाया जाता है। हमारा रॉ मटेरियल स्टोर से प्री हीटिंग होता हुआ हीटिंग होपर में जाता है तथा इंजेक्शन होता हुआ डिगेटिंग, डिप्लेसिंग तथा फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद स्टोर में स्टोरेज किया जाता है। हमने पाया कि इंजेक्शन मोल्डिंग के दौरान हमारे टॉप कवर रिगो में लेंसेज की दिक्कत आ रही थी। अपनी समस्या को और भी गहराई से जानने के लिए हमने 4W1S टेक्निक का यूज किया। हमारी प्रॉब्लम क्या थी? लो प्रोडक्शन एंड एस्थेटिक डिफेक्ट इश्यूज। हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? मोल्डिंग प्रोसेस के दौरान आ रही थी। कब आ रही थी? पार्ट इजेक्शन होने के बाद आ रही थी। प्रॉब्लम को किसने पकड़ा? प्रोडक्शन इंजीनियर ने पकड़ा। प्रॉब्लम कितनी आ रही थी? साइकिल टाइम 1 मिनट 49 सेकंड, एस्थेटिक डिफेक्ट 17,548 ppm आ रहा था। हमने अपने प्रॉब्लम्स को और गहराई से जानने के लिए कानो मॉडल का भी इस्तेमाल किया। इस मॉडल में हम अपने कस्टमर के एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो आइए समझते हैं हमारा कस्टमर एक्साइट कब होता है। जब हमारी मिक्सी लंबे समय तक ग्राइंडिंग और जूसिंग दोनों करे। हमारा कस्टमर सेटिस्फाई कब होता है? जब हमारी मिक्सी ग्राइंडिंग जूसिंग दोनों करे।
हमारा कस्टमर अनहैप्पी कब होता है? जब हमारी मिक्सी ना ही ग्राइंडिंग करे, ना ही जूसिंग करे और उसमें एस्थेटिक डिफेक्ट भी हो। आइए बढ़ते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस की तरफ। आइए जानते हैं जूसर मिक्सर ग्राइंडर में टॉप कवरिंग को क्या होती है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। आइए अब समझते हैं इन सभी प्रॉब्लम से हमारे कस्टमर और प्लांट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था। हमारे कस्टमर की कंप्लेंट बढ़ सकती थी, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ सकता था और हमारे प्रोडक्ट के प्राइमरी फंक्शन का भी लॉस हो सकता था। हमारा एवरेज इंटरनल इंजेक्शन 17,548 ppm आ रहा था और हमें ऑन टाइम डिलीवरी देने में भी लॉस हो रहा था। इस प्रॉब्लम को किल करने के लिए हमने एक गोल तय किया जो कि 17,548 ppm से शून्य पर लाना था, जिसके लिए हमने जून 2025 एक टारगेट सेट किया। आइए बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज की तरफ। अपनी प्रोडक्ट की समस्याओं को और गहराई से जानने के लिए हमने फिशबोन डायग्राम का यूज किया, जिसमें हमने मैप, मटेरियल, मशीन और मेथड में आने वाली सभी संभावित कारणों का और गहराई से पता लगाया। इसके बाद हमने अपने सभी संभावित कारणों का वैलिडेशन किया और पाया कि हमें 3 वैलिड कॉज सामने निकल कर आ रहे थे, जिसमें एक मशीन से जो कि फ्लैशेस का आना और 2 मेथड से, एक मैनुअल रनर कटिंग मेथड का होना और मोल्ड का सिंगल कैविटी का होना। आइए बढ़ते हैं रूट कॉज वैलिडेशन की तरफ। अपने 3 पोटेंशियल कॉज के रूट कॉज को जानने के लिए हमने वाइवेट टूल का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारा पहला कॉज था पार्ट में फ्लैश का आना। पार्ट में फ्लैश क्यों आ रहा था? क्योंकि मोल्डिंग प्रोसेस के दौरान एक्स्ट्रा मटेरियल लीक हो रहा था। एक्स्ट्रा मटेरियल लीक क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे मोल्ड में गैप था। हमारे मोल्ड में गैप क्यों बन रहा था? क्योंकि हमारे मोल्ड के पंच बार बार वेयर आउट हो जा रहे थे। हमारे मोल्ड में पंच वियर आउट बार बार क्यों हो रहे थे? क्योंकि हमारा मोल्ड डबल इंजेक्शन सिस्टम पर कार्य कर रहा था। हमारा दूसरा पोटेंशियल कॉज था ऑपरेटर फटीग ड्यू टू मैनुअल रनर कटिंग। ऑपरेटर की फटीग क्यों थी? इसमें लो प्रोडक्शन का कुछ ऐड किया था सर यहाँ पे? नहीं, इसमें नहीं। इसमें नहीं, दूसरी बात नहीं ठीक। रनर पार्ट के साथ आ रहा था। रनर पार्ट के साथ क्यों आ रहा था? रनर पार्ट से ऑटोमेटिक अलग नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ऑटोमेटिक मोड में ऑटोमेटिक रनर कटिंग सिस्टम नहीं था। क्यों नहीं था? मोल्ड एज गेट के साथ डिजाइन था। एज गेट ऑटोमेटिक रनर सेपरेशन अलाउ नहीं करता। हमारा तीसरा पोटेंशियल कॉज था रिवो मॉडल के टॉप कवर का लो प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन क्यों था? क्योंकि साइकिल टाइम हाई था। साइकिल टाइम हाई क्यों था? क्योंकि पर साइकिल एक ही पार्ट प्रोड्यूस हो रहा था। एक ही पार्ट क्यों प्रोड्यूस हो रहा था? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी ही एक पार्ट की थी। प्रोडक्शन कैपेसिटी एक पार्ट की क्यों थी? क्योंकि हमारा मोल्ड सिंगल कैविटी में ही डिजाइन था। आइए बढ़ते हैं डेटा एनालिसिस की तरफ। डेटा एनालिसिस में हमने अपने डेटा को एनालाइज किया और पाया कि मोल्ड सिंगल कैविटी होने की वजह से पर साइकिल ओनली 1 पार्ट प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे हमने अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। मोल्ड डबल इजेक्टर सिस्टम पे वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से इजेक्टर पिन पार्ट को स्लाइटली इजेक्ट करती थी। इसके बाद कोर हाउसिंग और स्टीपर प्लेट के मूवमेंट से पार्ट हमारा कंप्लीटली इजेक्ट हो पाता था। मोल्ड में एज गेट होने की वजह से हमें रनर मैनुअली काटना पड़ता था और रनर और ऑपरेटर की फटीग भी काफी हो रही थी। आइए बढ़ते हैं डेवलपिंग सॉल्यूशन की तरफ। डेवलपिंग सॉल्यूशन में हमारी टीम ने मिलकर बेंचमार्किंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग की सहायता से कुछ आइडिया जनरेट किए, जिसमें हमारा पहला आइडिया था डबल इजेक्शन सिस्टम को ब्लेड इजेक्टर से रिप्लेस करना। आइए जानते हैं मोल्ड में डबल इजेक्शन सिस्टम क्या था। डबल इजेक्शन सिस्टम में पहले इजेक्टर पिन पार्ट को स्लाइडली इजेक्ट करती, फिर स्टीपर प्लेट के फॉरवर्ड मूवमेंट से हमारा पार्ट कंप्लीटली इजेक्ट हो पाता था। अब हमने डबल इजेक्शन सिस्टम को ब्लेड इजेक्टर से रिप्लेस कर दिया। अब हमारा पार्ट कंप्लीटली आसानी से इजेक्ट हो पाता है। हमारा सेकंड आइडिया था एज गेट को सबमरीन गेट के साथ रिप्लेस करना। जैसे कि पहले चित्र में देख सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं एज गेट क्या होता है। एज गेट पार्ट के पार्टिंग लाइन पे होता है, जो कि शॉर्ट लगने के बाद पार्ट के साथ इजेक्ट होता है, जिसे ऑपरेटर द्वारा मैनुअल उसे डिगेट करना पड़ता है। आइए आप जानते हैं सबमरीन गेट क्या होता है। जैसे कि दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें सबमरीन गेट डिजाइन किया हुआ है, जो कि शॉर्ट लगने के बाद पार्ट और रनर ऑटोमेटिकली डिगेट हो जाता है। हमारा तीसरा आइडिया था कैविटी इनहांसमेंट। पहले हमारा मोल्ड सिंगल कैविटी था, जो 1 साइकिल ओनली 1 पार्ट प्रोड्यूस करता था। इससे हमारा प्रोडक्शन काफी स्लो था। हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ऑन टाइम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अब हमने इन हाउस डबल कैविटी मोल्ड बनाया। इससे हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। यदि यही मोल्ड आउटसोर्स बनवाते तो कॉस्ट काफी ज्यादा आता। आइए हम इस प्रोजेक्ट को बिफोर और आफ्टर के वीडियो के माध्यम से समझ